ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म पढ़ लिया था, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या होता था आपने देखा, वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी था। ये क्या था, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन था इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन था लेकिन इन नॉर्मल फॉर्म में था। किस फॉर्म में था, नॉर्मल फॉर्म में था, नॉर्मल फॉर्म में था, ठीक है। अगर कोई भी फॉर्म को सॉल्व कर दो, ठीक है, फॉर्म को सॉल्व कर देने पर, फॉर्म को सॉल्व कर देने पर हमें हमेशा ना क्या जनरल फॉर्म मिलता है। ये लाइन याद रखना। कोई भी फॉर्म हो उसको सॉल्व कर देने पे हमेशा में क्या मिलता है, जनरल फॉर्म मिलता है ना, क्या जनरल फॉर्म मिलता है। मैंने बताया नहीं, ये x/2 + y/3 = 1, ये लाइन की क्या थी, इंटरसेप्ट फॉर्म थी, अंतःखंड रूप था ना। इसको मैंने कहा सॉल्व कर दो, तो सॉल्व कर दिया आपने, 2/3 एलसीएम ले लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे ना। ध्यान से समझिएगा ताकि आज आपको, आज का क्लास प्रीवियस वाले क्लास से भी अच्छा है। देखिए ये 3x + 2y - 6 = 0। अब ये जनरल फॉर्म आ गया कि नहीं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन की ये जनरल फॉर्म हो गई कि नहीं। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, किसी बुक में ये बात नहीं मिलेगी। ये एक मास्टर का अनुभव जो बोलता है वही है, मास्टर का जो अनुभव बोलता है वो अनुभव बोल गया है कि फॉर्म को सॉल्व कर देने पर हमेशा आपको जनरल फॉर्म मिलता है, जनरल फॉर्म मिलता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये धुन थी ना, यहाँ तक समझ में आया होगा। ये फॉर्म थी, कौन सी फॉर्म थी, इंटरसेप्ट फॉर्म थी। इसको मैंने सॉल्व किया तो देखिए जनरल फॉर्म मिल गया कि नहीं, याद रखिएगा। ऐसे बहुत सी फॉर्में थी, आपने स्लोप फॉर्म भी देखा था, क्या देखा था, स्लोप फॉर्म देखा था कि नहीं, y बराबर ऐसे 2/3x + 7, ये क्या है, लाइन की स्लोप फॉर्म थी, याद करो, प्रवणता रूप है। इसको सॉल्व करो, /1 है, सॉरी यहाँ पे /1 है, एलसीएम करो, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x + 21। अब यू मल्टीप्लाई करोगे, 3y बराबर 2x + 21। अब ये जो 3y है इधर लेके चले जाओ, तो 2x - 3y प्लस बराबर क्या हो गया, 0। तो इसे क्या बोला जाएगा, ये जनरल फॉर्म है, क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है। रेखा का व्यापक समीकरण मिल गया कि नहीं। तो क्या सीखा आपने, कोई भी फॉर्म सॉल्व करने पे क्या मिलता है, एक बार और देखिए यहाँ पे x cos 30 + y sin 30, ठीक है, और इक्वल यहाँ पे 7/2 है ना। तो ये कौन सी फॉर्म है बताओ, ये लाइन की कौन सी फॉर्म है बताओ, बोलो यार, क्या हुआ, सांप सूख गया क्या, नॉर्मल फॉर्म है। अब इसको सॉल्व कर दो, cos 30 की वैल्यू बताओ, √3/2, sin 30 की 7/2। जो बोल दोगे हमेशा के लिए यहाँ पे आपकी आवाज़ कैद हो जाएगी ना। जब आपका मन कहेगा तब आप सुनोगे और आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे, इसलिए सोच समझ के बोलो, ठीक है। यहाँ पे 2 यहाँ पे √3x + y बराबर 7/2, 2 से 2 निकल लिया, तो ये क्या आ गया, √3x + y - 7 बराबर 0। तो क्या मिल गया, जनरल फॉर्म मिल गया, जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म मिल गया। तो क्या सीखा आपने, कोई भी फॉर्म सॉल्व करने पे क्या मिलता है, जनरल फॉर्म मिलता है, व्यापक रूप मिलता है। याद करो, कल के प्लेलिस्ट में, प्रीवियस प्लेलिस्ट में हमने क्या कर दिया था, ये नॉर्मल फॉर्म थी, क्या थी, इसको हमने सॉल्व कर दिया था, तो हमें वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू m की प्राप्ति हो गई थी या d की प्राप्ति हो गई थी, याद करो, d की प्राप्ति हो गई थी कि नहीं। हमने इसी को सॉल्व कर दिया था ना, जाके प्रीवियस वाले प्लेलिस्ट में देखो, अगर आपको नहीं आता है तो। हमने इसी को सॉल्व कर दिया था, तो हमें ये प्राप्त हो गया था। तो इसी को मैं क्या कह दिया था, जनरल फॉर्म कह दिया था। क्या कह दिया था, जनरल फॉर्म कह दिया था कि नहीं, जनरल फॉर्म ना, इन वेक्टर फॉर्म कहलाया था कि नहीं, बताओ।
जनरल फॉर्म, देखो ठीक है, जनरल फॉर्म था वेक्टर रूप में, वेक्टर रूप में ये जनरल फॉर्म हो गया था प्लेन का, ठीक है, जनरल फॉर्म हो गया था वेक्टर रूप में, प्लेन का जनरल फॉर्म हो गया था ना। और इसको जब हमने सॉल्व किया, ये वेक्टर फॉर्म में था, जब हमने इसको सॉल्व किया ना तो हमें क्या मिल गया था, ये मिल गया था ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 मिल गया था। तो ये क्या मिल गया था हमें, कार्टेशियन फॉर्म मिल गया था। जनरल फॉर्म का क्या मिल गया था हमें, कार्टेशियन फॉर्म मिल गया था। तो यहाँ तक की बात हम लोग ने प्रीवियस क्लास में सीख ली थी। आज हमको इसी के आगे की चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ना, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन की जनरल फॉर्म में ना, वेक्टर फॉर्म में जनरल फॉर्म क्या होगी, ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ना वेक्टर फॉर्म ना, वेक्टर फॉर्म में जनरल फॉर्म क्या होगी, ऑफ अ जनरल फॉर्म क्या होगी, ये होगी। क्लियर है बात। समतल का समीकरण, समतल का व्यापक समीकरण सदिश रूप में क्या होगा, ये समतल का कार्तीय समीकरण, समतल का व्यापक कार्तीय रूप में क्या होगा, ये होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, याद रहेगी। अब आगे की चीज़ें इसी से बनी हैं, आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना बता रहे हैं ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वेरी इम्पॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा ना। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, बेसिक पॉइंट, वेरी इम्पॉर्टेंट ना। क्या मैं बताने चल रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म को, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में बदलना। क्या बताने वाले हैं, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में बदलना, ठीक है। जब ये बता देंगे तो फिर यही उल्टा कर देंगे, कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में बदलना। वेक्टर फॉर्म को कैसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और कार्टेशियन फॉर्म को कैसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, ये हम सीखने चल रहे हैं। तो हमें ऐसे वेक्टर फॉर्म ऐसे दिया रहेगा, ध्यान समझिएगा। ये पहला एग्जाम्पल आपके समक्ष रख रहे हैं, बराबर 10। ये देखिए वेक्टर फॉर्म में है कि नहीं, वेक्टर फॉर्म में क्या इक्वेशन होता था, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू डी। इस फॉर्म में होता था कि नहीं, यही तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन की वेक्टर फॉर्म होती थी कि नहीं। तो इसी टाइप में तो इक्वेशन है, तो ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है कि नहीं। बदलना किस में है, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में बदलने का मतलब ऐसा कुछ बदलना कि नहीं, ऐसी फॉर्म में करना ना। चलिए देखते हैं। तो ये जो वेक्टर आर है, जब वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में बदलने लगते हो, तो इसी वेक्टर आर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसके बाद डॉट लगाओ, जो है उसको नोट कर लो। बोलो यही तो किया करते हैं आप। कभी भी वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में बदलना हो तो जो वेक्टर आर है उसके प्लेस पे एक्स वाई जेड यूज कर देना होता है ना। अब डॉट कराओ तो यहाँ पे आई कैप के कॉफिशिएंट का यहाँ के आई कैप से होगा तो 2x हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कराओगे तो -3y, ऐसे वहाँ पे कराओगे तो -7z। ये 2 है क्या, z है यार ये, हाँ तो -7z। अब बराबर ये 10 है, इधर आ जाएगा -10, बराबर क्या हो गया 0। तो क्या सीखा आपने, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में बदलना, ठीक है। तो अगर वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में बदलना हुआ तो वेक्टर आर के प्लेस पे आपको एक्स वाई जेड पुट कर देना है, फिर डॉट करा देना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा। आप क्वेश्चन देख के विद इन सेकेंड आप कर सकते हो। अगर एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आया तो ये लाइन ज़रूर दिखाइएगा। अगर आप ये लाइन आपने नहीं शो आप किया तो 1 नंबर आपको मिलेगा नहीं ना। नहीं तो इसमें आप क्या है देख के कर सकते हो, क्वेश्चन देख के आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है, वैसे तो आता नहीं है, भूले बिसरे गीत भी नहीं आता है, तो अगर आ जाए तो ये स्टेप को ज़रूर दिखाइएगा, तब इसको लिखिएगा, तभी 1 नंबर की प्राप्ति होगी। तो बताइए क्लियर है बात को। अब चलिए और एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। इस पर देखिए हमारी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में बदलना। मैं पूछता हूँ किसी से, किसी बंदे से मैं पूछने वाला हूँ, तैयार रहिएगा, ठीक है, तैयार रहिएगा। आई कैप प्लस यहाँ पे जे कैप, ठीक है। नितिन गडकरी मतलब जो है बताएंगे ना, नितिन साहब बताइए
इसकी क्या होगी, कार्टेशियन फॉर्म। हाँ बोलिए, डरिए मत, क्वेश्चन देख के बोल सकते हैं। नितिन बताइए क्या हुआ भाई नितिन? अरे यार ये वेक्टर आर ना एक्स वाई जेड समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसके बाद मैं ट्रिक बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आपका ध्यान ट्रिक की ओर लाना चाहूँगा। बराबर 7 है। अब डाट करो, तो यहाँ के कोफिशिएंट का यहाँ के कोफिशिएंट से करोगे, तो x प्लस वाई माइनस 2z बराबर 7। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चे, ये जो आई जे के है वही के प्लेस पे एक्स वाई जेड समझ लिया जा रहा है बस। अगर आपको वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है तो आप कर क्या रहे हो, ये जो आई जे के है वहीं पे एक्स वाई जेड यूज कर दो, बस हो गया। तो क्वेश्चन देख के नहीं कर लोगे। चलो अब इस बार पूजा बताएंगी, देखिए देखते हैं सही बता पाती हैं कि नहीं। बराबर -10। हाँ बताइए क्या होगा पूजा, इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी? हाँ यहाँ पे जो आई जे के है ना, वहीं पे वहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर देना है ना, 1 नंबर का आप एग्ज़ाम में आएगा तब करिएगा। तो आपको ये जो आई जे के है वहीं पे आपको एक्स वाई जेड यूज कर लेना है बस, ठीक है। बराबर ये माइनस है, इधर आएगा +10 हो जाएगा, समझ गए। करना तो ये है, करना ऐसे अगर आ जाए तो ऐसे करना है, लेकिन ये देखिए क्वेश्चन देख के आपने आंसर टेल कर दिया कि नहीं। ये जो राम अजोर का डाट हो रहा है उनको भूल जाइए, राम अजोर को भूलिए और आई जे के प्लेस पे क्या करिए, एक्स वाई जेड लगाइए और तुरंत वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में बदलिए, ठीक है। अब अरशद बताएंगे, आज फीस देने वाला है, इसको आना चाहिए। चलिए अरशद बताने के लिए तैयार हो जाएं ना। ये क्या है, अभी मार खाओगे बहुत, बता दे रहे हैं हम माइनस से। अब इसको बताओ तुम जल्दी से, ठीक है। जो आपको बताया जान लो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ना, जिनको आप दोस्त मानते आ रहे हो, क्या है बताओ? नहीं बताओगे? हाँ यस। तो इस तरीके से आपको -10 बराबर 0। तो कभी भी वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में बदलना हुआ क्या करना है, आई जे के प्लेस पे एक्स वाई जेड यूज कर देना है। जैसे आई जे के वैसे ही एक्स वाई जेड। तो आई जे के जहाँ है वहाँ पे एक्स वाई जेड यूज करिए और आंसर पाइए। बताइए आ गया कि नहीं ना। अब विनय बताएंगे ना, विनय बता दें एक बार, अंशुमान बताएंगे ना। सब लोग का नाम देखिए ले रहे हैं, ताकि जब भी आप ये वीडियो देखें कहें ना देखो गुरुजी हमारा नाम लिए थे, हैं ना, ऐसे ही नहीं है। तो चलिए बताइए इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, x - 7y + 3z माइनस आ जाओ तुम। तो क्वेश्चन देख के इस तरीके से आप कार्टेशियन फॉर्म में बदल सकते हैं। बोलिए आ गया? तो वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में हर बच्चे को बदलना आ गया होगा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, ये बेसिक क्वेश्चन है। 11.3 को पढ़ने के लिए आपको इसकी सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी, जो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत जानता होगा। ये नहीं तो 11.3 का एक क्वेश्चन नहीं आपको आने वाला है। तो बताइए सबसे बेसिक बात समझ गए कि वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बदलना है। अब उसी का उल्टा कर लेते हैं, जैसे 2x - 3y प्लस यहाँ पे 7z बराबर यहाँ पे सपोज 10 है। अब ये क्या है बताओ, ये कार्टेशियन फॉर्म है और इसको बदलना हुआ वेक्टर फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, वेक्टर आर डॉट एक्स वाई जेड के प्लेस पे क्या करेंगे, आई जे के रिटर्न कर देंगे। बस वही उल्टा पुल्टा करना बस होता है भाई। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में गए, वेक्टर से, तब उसका उल्टा कर दीजिए। समझ में आ गया? सभी बच्चों को आ गया होगा ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। 3x + 2y ना -8z बराबर ना, ये अंग्रेज आए हमें सॉरी दे के चले गए, नहीं तो क्षमा कीजिएगा ना, हम बोलते अभी। यहाँ तक आ गया? तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर आर डॉट क्या हो जाएगा, 3i कैप + 2j कैप -8k कैप बराबर, माइनस से इधर ला सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर,
बताइए। तो ये चीज़ें आपको आ गई हैं। वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में बदलना सभी बच्चों को आ गया। अब आपको मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्या कराने वाला हूँ देखना। पहले तो मैं आपके 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिखने वाला हूँ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आप ऐसे समझिएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ना, हिंदी में इसका क्या मतलब है? रेखा का समीकरण। और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन लिखने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बहुत ही, तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है और इधर क्या है? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। पहला एग्जाम्पल देखिएगा, पहला एग्जाम्पल देखिएगा, सही से लिख दे रहे हैं। ये यहाँ पे 2x + 3y = 6 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन का जनरल फॉर्म है कि नहीं? ये इक्वेशन कैसे लिखा है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन जनरल फॉर्म में रिटेन है कि नहीं? बोलो। और यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2x + 3y + 4z = 12, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन जनरल फॉर्म लिख दिया, कार्टेशियन फॉर्म में। बोलिए, समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? ये लाइन है ना, तो लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको मतलब ये रेखा का समीकरण है ना, इसको अंतःखंड रूप में बदलो। किस में बदलो? इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलो। सुनो जी, किस फॉर्म में बदलो? इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलो। इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलो। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अंतःखंड रूप बोलते हैं। और इसका अंतःखंड रूप क्या होता है? देखो, x/a + y/b = 1। ये किसका इंटरसेप्ट फॉर्म है? किसका अंतःखंड रूप है? लाइन का। रेखा का अंतःखंड रूप क्या होता है? देख लो, x/a + y/b = 1। ऐसे यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा? यहाँ पे अंतःखंड रूप क्या होगा? कहाँ पर? प्लेन में। प्लेन में अंतःखंड रूप क्या होगा? आप बताएं। x/a + y/b z/c = 1। बोलिए, समझ में आया? ये आपको पता था ना, रेखा का अंतःखंड रूप x/a + y/b = 1। और ऐसे ये समतल का अंतःखंड रूप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी? x/a + y/b + z/c = 1। तो अगर रेखा को अंतःखंड रूप में बदलना होता था तो क्या करते थे? जो कांस्टेंट है उसका डिवाइड कर देते थे। कांस्टेंट का क्या कर देना होता था? डिवाइड कर देना होता था, इस तरह ना। तो अगर समतल को अंतःखंड रूप में बदलना हुआ, अगर प्लेन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना हुआ, तो यहाँ पर भी क्या करने वाले हो आप? कांस्टेंट का डिवाइड करने वाले हो। कांस्टेंट का डिवाइड करने वाले हो। यहाँ तक आया बात समझ में? जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन में किया वही इक्वेशन ऑफ अ प्लेन के साथ किया ना। किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, आप देख लीजिए ना। जो स्ट्रेट ऑफ लाइन होता है 2D होता है। क्या होता है? 2D। और इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होता है? 3D ना। तो 2D से 3D में कन्वर्ट करना आप समझे। यहाँ पे y/b तक होता था प्लस z/c वहाँ पे बढ़ गया है ना। बाकी सॉल्व क्वेश्चन जैसे यहाँ होता था वैसे वहाँ पे भी सॉल्व होने वाला है। ये कैंसिल आउट करो, 3 × 9 3, 3 दूनी 6, 2 × 9 2, 2 3 6, x/3 y/2 = 1। समझ में आया? यहाँ पे 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12। तो यहाँ पे x/, क्या हो गया? 6, y/4 और z/3 बराबर 12 से 12 निकल लिया 1। यहाँ तक आया? अब मैं आपसे कहूँ a की वैल्यू बताओ 3, b की वैल्यू बताओ 2, यहाँ पे a की वैल्यू बताओ 6, b की वैल्यू बताओ 4, c की वैल्यू बताओ 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। तो ये आपने क्या सीखा? क्या सीखा आपने? प्लेन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना। नहीं आया?
प्लेन का मतलब समझते हो ना, नॉट अ एरोप्लेन। समतल को कहाँ, अंतःखंड रूप में बदलना। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप 11.3 में देख लो, समतल को अंतःखंड रूप में बदलना आ गया कि नहीं सभी बच्चों को? ये क्या था? रेखा को अंतःखंड रूप में बदलना, रेखा को अंतःखंड रूप में बदलना। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा था? रेखा को अंतःखंड रूप में बदलना, और यहाँ पे समतल को अंतःखंड रूप में बदलना। क्लियर है बच्चों? और यहाँ तक बातें अब दोबारा कर ही लोगे 101%, हमें विश्वास है। घर पे जाके वीडियो देख के या ऐसे ही याद रहेगा, ऐसे चीज़ें आप एक बार नोट्स बना लेना, ठीक है? नहीं तो आप देखिए, अगर आप एक बार कर लेंगे तो एक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। यहाँ तो नोट करने नहीं देंगे ना, वीडियो में पहुँच के यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन को अपना पूरा जैसे हमने किया एक बार नोट कर लेना। नोट कर लेने से एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाती है चीज़ों को लेकर, ठीक है? समझ तो गए ही हैं, ठीक है? तो हो जाएगा ना। अब आगे आपको हम बता रहे हैं, तो यहाँ तक आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको ना। हम भी थोड़ा सा सांस ले लेंगे ना, हमको भी थोड़ा सा ना, नहीं तो आप लोग नोट नहीं करते रहते हैं, नॉन स्टॉप जो है 40 मिनट पढ़ा देते हैं ना इसमें। चलिए नोट करिए जल्दी से, जितना तेज़ी से नोट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। घर वालों को क्या दिखाएंगे हाँ कि सर जी ने बैठा के लेक्चर दे दिया, चले आए हम सुन के। नोट करे रहोगे, एक आध पन्ना दिखा दोगे, उनको भी विश्वास हो जाएगा कि नहीं कोचिंग गए थे ना। नहीं तो आपका वो मतलब वो मम्मी कहेंगी कि मैं पूछूं कुछ, हाँ पूछिए, तो आप बता दोगे तो कहेंगी हो सकता है तो कल पढ़ी रही हो या उसके पहले पढ़ी रही। उनको कैसे विश्वास कि तुम आज पढ़े थे, डेली तो सुनाते नहीं थे। ये नोट करके जाया करो डेली। ये यहाँ पे इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन लिखो, वहाँ पे इक्वेशन आप प्लेन लिखो, और यहाँ तक की चीज़ें नोट कर लो। जल्दी से नोट करो, कमॉन। हो गया? तेज़ी से नोट करिए, हाथ अपना तेज़ी से चलाइए, हाथ तेज़ी से चलाइए। रोबोट बांध जाइए 3.0 तेज़ी से, शुम ऐसे नोट कर दीजिए ना। और जिनकी फीस नहीं जमा ला के जमा करें ना। कुछ बच्चे हैं बहुत रुलाते हैं फीस की वजह से, हर महीने में रुलाते हैं। ऐसे बच्चों का नाम हम ले लेंगे, बता दे रहे हैं, और अमर हो जाओगे, बता दे रहे हैं। जब आपके घर वाले बच्चे देखेंगे ना, कहेंगे देख लो सर जो है फीस के लिए अड़का रहे हैं ना बच्चों को। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, मैं बोल दूँगा कैमरे के सामने जो बच्चे फीस नहीं जमा कर रहे हैं। यहाँ तक आ गया है? तो रेखा को अंतःखंड रूप में बदलना आपको आता था क्लास 11 में। आज आपने क्या सीखा? समतल को अंतःखंड रूप में बदलना। जिनको ये आता रहा होगा, ये वाला तुरंत उनको अमर हो गया होगा, ठीक है? और जिनको नहीं आता रहा होगा उनको भी आ ही गया होगा ना। आ तो गया ही होगा, अमर नहीं हुआ होगा यहाँ पे। अब वो भूलने का चांसेस है, लेकिन जिनको आता रहा है उनका अमर हो जाएगा ना। अमर अकबर अंथोनी हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया? हो गया बच्चों? कुछ चीज़ें और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसी के नीचे आप क्या रिटर्न करिएगा, जहाँ तक नोट किए हैं देखिएगा। अंतःखंड का मतलब देखिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन में ये हुआ करता था ना। यहाँ पे ये पॉइंट सपोज ए रहता था और ये पॉइंट बी रहता था, ठीक है ना। ये क्या है, कौन है भाई बच्चों को रुला रहा है? लो, ये पॉइंट क्या हो जाता था, A, 0, और ये 0, B हो जाया करता था, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? और अब यहाँ पे फिगर कैसे बनाओगे ना। यहाँ पे फिगर ऐसे बनता है ना, ये 2D है ये ना, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। तो ये पॉइंट यहाँ पे A, 0, 0, यहाँ पे B है तो 0, B ना, ये 0, 0, C ना, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये ABC का मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब ये था तो मतलब आपने देख लिया ना। तो बताओ, बना लेना या आप जान गए होंगे। तो ये समझ में आएगी नहीं, बताओ। अब अगली चीज़ मैं बताने चल रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, तो क्या है, अब मैं क्या आपको बताने वाला हूँ, रेखा को
अभिलंब रूप में बदलना। किस रूप में? रेखा को अभिलंब रूप में बदलना। रेखा को अगर अभिलंब रूप में बदलना होगा, समझ रहे हैं ना? लाइन को किस में कन्वर्ट करना? नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। किस फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में। ऐसे यहाँ पे मैं क्या सिखाने वाला हूँ आपको? समतल को कैसे अभिलंब रूप में बदलोगे। समतल को अभिलंब रूप में बदलना मतलब प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना। यहाँ पे आपको कई चीज़ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए ध्यान दीजिएगा ना। समतल को अभिलंब रूप में परिवर्तित करना 5 या 6 क्वेश्चन, 5 या 7 या 8 क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम्पल में है और 11.3 का जो पहला क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन वहाँ पर हैं। तो समझ रहे हैं ना? 6 या 7 क्वेश्चन है जब समतल को किस में बदलना रहेगा? अभिलंब में बदलना रहेगा। तो ज़रा याद करो रेखा को अभिलंब रूप में कैसे बदलते थे। कुछ बच्चों का अमर होने वाला है और कुछ बच्चों को आ जाने वाला है, ठीक है? तो उन बच्चों का अमर हो जाएगा जो क्लास 11 में रेखा को अभिलंब रूप में परिवर्तित करना जानते थे ना, और उन बच्चों का अमर नहीं होगा, उनको आ जाएगा जो अभी सीखने वाले हैं, ठीक है? देखिए मैं लिंक कर रहा हूँ आपके आधार से, मतलब आधार आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन था, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से प्लेन को मैं लिंक करने चल रहा हूँ। तो ना जो आधार बनवाया रहेगा वही तो लिंक करवाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इक्वेशन आप मतलब स्ट्रेट लाइन में पढ़ना चाहिए बच्चों को। तो यहाँ पे देखो लिंक कब समझ में आता है, जो पढ़े ही नहीं रहते हैं कहते हैं अब हमको समझाओ जाने, तो हम जनवा रहे हैं, आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन था x + y = 2, क्या है? ये रेखा है, रेखा है मतलब इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, रेखा का समीकरण दिया है और उसको आपको बदलना किस में है? अभिलंब रूप में। और रेखा का अगर आपको अभिलंब रूप याद हो तो x cos अल्फा + y sin अल्फा = p हुआ करता था, याद करो। रेखा का अभिलंब रूप, लाइन का नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा + y sin अल्फा = p होता है। तो रेखा को अभिलंब रूप में बदलने के लिए करना क्या होता था? x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट यहाँ पे टेकन कर लेना होता था, ठीक है? क्या करो? x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट टेकन कर लो, x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट ले लो, ठीक है? लेकर क्या करो? स्क्वायर, कॉफिशिएंटों को लेकर क्या कर दो? स्क्वायर करके ऐड कर दो और ऐड करके स्क्वायर रूट ले लो, वर्गमूल ले लो। अब ऐसा करने पे क्या आएगा? अगर आप सॉल्व करेंगे √2, इस √2 का डिवाइड कर देना है, इस √2 का क्या कर देना है? डिवाइड। याद आ रहा होगा बच्चों करण अर्जुन की तरह, जो पढ़े होंगे, जो पढ़े नहीं होंगे उनको नहीं याद आ रहा होगा, वो अपना तरीका बनाएं इस तरीके से करने का, आज के बाद से ध्यान में रखें, ठीक है? जो किए हैं उनको याद आ गया होगा। रेखा को अभिलंब रूप में बदलने का ये तरीका होता है, x का कॉफिशिएंट टेकन करो, y का स्क्वायर करो, ऐड करो, फिर स्क्वायर रूट ले लो, वर्गमूल ले लो, जो आए उसका डिवाइड कर दो, ठीक है ना? ऐसा करके देखो यक्स के बगल यहाँ पे क्या है? देखो cos अल्फा। तो अब आप देखो 1/√2 cos में किसकी वैल्यू होती है? तो आपको पता चलेगी 45 की। ऐसे y के बगल यहाँ पर देखो sin अल्फा है, तो y के बगल जो है इसका मान आपको साइन में देखना है। तो साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? sin 45 का। और 2 को √2 × √2 रिटर्न करा जा सकता है ना, ऐसा इसलिए ताकि √2 से √2 निकल लेना। तो ऐसा करने पे प्यारे बच्चों आप देख लो, ऐसा करने पे बच्चों आप देख लो, रेखा का हमने अभिलंब रूप बना दिया कि नहीं? रेखा का हमने नॉर्मल फॉर्म ला दिया है। तो यहाँ मैं अगर आपसे अल्फ़ा की वैल्यू पूछूं तो 45 डिग्री और p की वैल्यू आप √2 बता सकते हैं, टेल कर सकते हैं, ठीक है? तो सभी बच्चों को रिवाइज़ हुआ होगा कि लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जिनको लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है उनके लिए प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना एक बार में ही अमर हो जाएगा, एक बार में ही उनको हमेशा के लिए आ जाएगा। जिनको नहीं आता है वो ध्यान में रखे, ज़्यादा सावधानी से
मतलब ज़्यादा उनको ध्यान में रखना है ना। वो बच्चे हैं जो मज़े लिए हैं, क्लास 11 में पढ़े उड़े नहीं हैं ना, अब आए हैं, अब हमको समझा दो जाने, तो जान तो लोगे ही, समझ तो लोगे ही, लेकिन कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा ना। जो पढ़े हैं उनके लिए अमर हो जाएगा। वो एक बार रिवाइज नहीं भी करेंगे तो अब समतल को अभिलंब में परिवर्तित करना आएगा तो वो रेखा के हिसाब से कर देंगे तब भी परिवर्तित हो जाएगा। और जो नहीं पढ़े हैं ना, तो अब वो एक ही हिसाब पकड़ें, चाहे रेखा का पकड़ें चाहे समतल का पकड़ें ना। उनको तो याद रखना है। अब इससे अच्छा है वो समतल का याद रखें, रेखा का क्यों याद रखेंगे फालतू में, वो समतल का ही याद रखें ना। अब चलिए, तो समतल का अभिलंब रूप, ठीक है, समतल का अभिलंब रूप आपको थोड़ी देर बाद बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पे रेखा का अभिलंब रूप x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p हुआ, ऐसा ही आप यहाँ पे भी जानने के इच्छुक होंगे। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेंगे 2 मिनट का उसके बाद। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन हो गया बेटा। अब मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू, सपोज बच्चों 29 है, क्या है 29 है, और इसको क्या करना है आपको, ये पहली बात समतल है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन को क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये बच्चों आ गया है, ये चीज़ आ गई है आपको। एक बात यहाँ आपको रिवाइज कराना चाहेंगे कि ए अपान, याद करो ज़रा, ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता है, एल का होता है। ऐसे एम का फार्मूला बी अपान अंडर रूट ये हो जाता है, और ऐसे एन का सी अपान अंडर रूट ये हो जाता है ना, याद है। तो इस फार्मूले की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। देखिएगा ये क्या है, समतल का समीकरण, और इसको बदलना क्या है, नॉर्मल फॉर्म में। तो क्या करें, यहाँ पे एक्स वाई का कॉफिशिएंट लिए थे, यहाँ पे एक्स वाई जेड का लीजिएगा, एक्स का ले लीजिए, वाई का ले लीजिए और जेड का ले लीजिए, ले लिए। अब स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर। अब ऐड कर लो, क्या कर लो, ऐड। फिर यहाँ पे अंडर रूट कर लो, इसको सॉल्व करोगे ना, अंडर रूट 29 आएगा, क्या आएगा, अंडर रूट 29। यहाँ पे किसका डिवाइड किए थे, अंडर रूट 2 का ना, यहाँ पे किसका डिवाइड करने वाले हो, अंडर रूट 29 का, ठीक है, अंडर रूट 29 का डिवाइड करने वाले हो, ठीक है ना, अंडर रूट 29 का डिवाइड करने वाले हो, ऐसे समझ गए बात को। तो अब यहाँ पर ऐसा करके ये चीज़ जानते हो बेटा, ये चीज़ मैं आपको यहाँ से ऐसे बताऊँगा तो आपको ज़्यादा आपको पल्ले पड़ेगा। क्या, मैं आपको ये बताने वाला हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है, ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है कि नहीं। अब अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हुआ तो हमें किसका डिवाइड करना पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की नहीं, उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो यार सभी बच्चे बताएं। अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन को हमें किस फॉर्म में बदलना होगा, नॉर्मल फॉर्म में बदलना होगा, तो हमें इसका डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं। और यहाँ पे डी अपान क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तक आया। समतल का समीकरण हमने व्यापक रूप वाला ही लिया, और उसको अभी अगर हमें अभिलंब रूप में बदलना हुआ तो ऐसा होगा ना। तो अब ये इतना देखो, ये इतना क्या है, ये इसको क्या बोला जाता है, अरे इसको क्या बोला जाता है, ये एल है, ये एम है और ये एन है। तो ये क्या हो गया, एल एक्स प्लस एम वाई एन जेड इक्वल टू ये हुआ कि नहीं बताओ, डी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी को तो पी बोला जाता है। यहाँ पे यही क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। समझ गए, नॉर्मल फॉर्म में पी होता है ना, तो ये पी का ये मतलब है। समझ गए, ये एल है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, और ये चीज़ पी कहलाएगा। तो ये क्या था, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म है कि नहीं बताओ।
अभिलंब रूप में, समतल का अभिलंब रूप में समीकरण क्या होता है, समझ गए? Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P। तो यहाँ पे आपको एक बात मतलब सीखने को मिली, जो x के बगल होगा ये क्या होते हैं, L M N। L M N हमारे प्रीवियस क्लास में क्या कहलाए थे, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाए थे, याद करो, देखो जाए थी ना। तो अगर आप क्वेश्चन को नॉर्मल फॉर्म में बनाते हो तो जो x का गुणांक रहेगा वो L हो जाएगा, जो y का गुणांक रहेगा वो M हो जाएगा, और जो z का रहेगा वो N हो जाएगा। और ये जो P है, ये चीज़ आपको ओरिजिन से जो आपने प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रान किया है वो दूरी मालूम हो जाएगी, डिस्टेंस मालूम हो जाएगी कि नहीं। तो जैसे रेखा का आपको नॉर्मल फॉर्म याद है कि नहीं, क्या याद है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। अगर आपसे कोई पूछता है कि समतल का अभिलंब रूप बताओ तो क्या बताओगे, Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P। ठीक है, तो हमने इसी के अकॉर्डिंग जो है देखो डिराइव कर लिया कि नहीं, हम यही लॉजिक के अकॉर्डिंग गए। यहाँ पे जब हमने यही लॉजिक लगाया ना तो ये निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। और ये यहाँ पे क्या कहलाता था ना, बताओ, L कहलाता। अरे यार अगर आप इसको और देखना चाहो तो इसको cos अल्फा इंटू x, जब आपको x cos अल्फा प्लस y साइन बीटा y cos बीटा और z cos गामा बराबर p। जब आपको यहाँ पे आप कहोगे गुरुजी यहाँ cos साइन है, हम cos साइन देखना चाहते हैं, तो साइन की तमन्ना आपकी पूरी नहीं होगी, लेकिन cos की तो हो ही जाएगी। x cos अल्फा, ये देखो पहला x cos अल्फा, फिर y cos बीटा, z cos गामा बराबर p। बताओ, तो इसी के जैसा तो है। ये आप याद रख सकते हो, लेकिन ये याद रखो Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P। बोलो, समझ में आ गया ना? तो रेखा का समतल का अभिलंब रूप क्या है, Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P। ये याद रखिएगा। और इस पे मैं आपको एक बहुत ही तेज़ी से क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत ही तेज़ी से, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको अगर आपको समतल को, सुनिएगा, अगर आपको समतल को अभिलंब रूप में परिवर्तित करना आता है तो बेटा आप जो है 4 या 5 क्वेश्चन को करना जानते हैं। 4 या 5 क्वेश्चनों का सलूशन अगर आप समतल को अभिलंब रूप में बदल देंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन जो लिया था वही लेता हूँ ना। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये है ना। अब इसको अगर अभिलंब रूप में बदलना हुआ तो कैसे बदलोगे, देख ही लिए, किसका डिवाइड करोगे ना, ऐसे √29 का डिवाइड करोगे कि नहीं, बताओ, √29 का डिवाइड करोगे तो ये ऐसा करते ही अब ये Lx प्लस My Nz बराबर P हो गया कि नहीं, बताओ। तो यहाँ तुरंत आप क्या जान गए, L बराबर √29, M बराबर और N बराबर 4/√29, और P आप जान ही रहे हो 29/√29, √29 इंटू √29/√29, ये स्वाहा दो क्वेश्चनों का आपने जवाब दे दिया कि नहीं, यहाँ से 2 क्वेश्चन बता दिए, दिखो जाए आपने बता दिया। और ये P क्या है, मूल बिंदु से जो आपने प्लेन पे डिस्टेंस थी वो है कि नहीं, मूल बिंदु से प्लेन पर जो डिस्टेंस थी ये आपने बताया कि नहीं। और तीसरा क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पे अल्फ़ा आपको बताना हुआ, L का मतलब cos अल्फ़ा बराबर 2 कितना कोण बनाएगी ये भी बता सकते हैं नहीं। तीसरा क्वेश्चन सीखिए, बता लेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा की भी वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन इसमें सीखिए, चौथा क्वेश्चन सीखिए कि लंबपात का निर्देशांक कैसे बताएंगे, किसका, लंबपात का निर्देशांक। जैसे ये आपने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा किया ना, तो ये कहाँ से ड्रा किया है, ओरिजिन से ड्रा किया है। कहाँ से ड्रा किया है, ओरिजिन से। और ये समझ रहे हैं ना बात को, लंबपात क्या होता है, जो
ये प्लेन पे ये पॉइंट पड़ा कि नहीं, यही को फुट बोलते हैं ना फुट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, ठीक है, लंब पाद का निर्देशांक। तो ये पाद का निर्देशांक या फुट, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट अंग्रेजी में बोला जाता है, या FWT फुट ना, समझ गए। तो ये फुट का कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे ना, तो इसके लिए यहाँ पे फार्मूला बताया गया है। फुट का अगर कोऑर्डिनेट बताना हुआ, फुट, समझ रहे हो ना, तो आप क्या करोगे, बहुत ही मतलब प्यारा फार्मूला है, LP MP NP, LP MP NP। अगर ये कोऑर्डिनेट तुम बताना चाहे, क्या ये कोऑर्डिनेट बताना चाहे तो बस क्या दिक्कत है, यल आया ही है या P यहाँ है, गुणा करते चलो। अरे देख नहीं रहे हो P क्या आया है, और यल देखो, इसका इसमें गुणा करो तो ये निकल लेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 3, 4। तो ये फुट का तुमने कोऑर्डिनेट बता दिया कि नहीं। तो चौथा क्वेश्चन सीखा LP MP, समझ गए। अब एक क्वेश्चन और, अब इसी मूल बिंदु से समतल पे प्रतिबिंब पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, मूल बिंदु का समतल से प्रतिबिंब बताओ, इमेज बताओ। क्या बताओ, इमेज बताओ। तो इमेज कहाँ बनेगी, ये है ना, तो समतल समझते हो ना, मिरर। अब शीशे में हमारे जो प्रतिबिंब है पीछे बनेगी ना, मिरर के पीछे बनेगी ना। जैसे हम शीशे से जितनी दूरी पर हैं उतने ही दूरी मिरर से हमारी इमेज बनेगी कि नहीं। जैसे अभी हम मिरर से समझ रहे हैं 5 सेंटीमीटर पे खड़े हुए हैं, तो हमारी इमेज 5 सेंटीमीटर पीछे बनेगी ना। तो कहने का मतलब ये जो फुट वाला पॉइंट है, ये फुट वाला पॉइंट है कि नहीं। अब ये इमेज वाला सपोज ये होगा ना, यहाँ से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस बैक होने पे हमें क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा कि नहीं, प्रतिबिंब मिलेगा ना। ऐसे होने पे ये जो फुट वाला पॉइंट है इनका मिड पॉइंट हो जाएगा कि नहीं, बताइए। बात को समझिए, ये फुट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा कि नहीं। बेटा ध्यान दे लीजिए, मैं आपको, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आता है और बच्चों वाट लगा के चला जाता है आप लोगों की, और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। ये मूल बिंदु है, ये फुट आ गया है, फुट क्या आ गया है 2, 3, 4। अब हम कह रहे हैं इमेज बताओ, ये इमेज बताओ। तो इमेज आपको नहीं पता है, आपको तो बताना है, तो अल्फा बीटा गामा कर लोगे कि नहीं। ये क्या है, ये मिड पॉइंट है कि नहीं। यहाँ पे क्या लिखोगे, या फिजा मिड पॉइंट ऑफ आई, सही है ना। यह क्या है, मिड पॉइंट है ना, यह इज अ मिड पॉइंट ऑफ, ये आई ओ कह सकते हैं ना, आई ओ, सही है। आई ओ का मध्य बिंदु हो गया ना आप। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जानते ही हो, एक्स वाई जेड बराबर क्या पढ़ा है, याद करो, x1 + x2/2 ना, ऐसे y1 + y2/2, z1 + z2/2 ना। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड का प्लेस कौन ले रहा है, फुट है ना ये एक्स वाई जेड ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 3, 4 ना। x1 ये x1 + x2, तो 0 + α/2 तो क्या आएगा, अरे यार x1 + x2, तो ये आपका x1 y1 z1, और ये क्या हो गया x2 y2 z2। तो 0 + α/2, 0 + β/2, 0 + 2, यहाँ तक आया कि नहीं। तो ये 2, 3, 4 α/2 β/2 γ/2। अब ये 2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा ना, तो ये आपका 4, 6, 8 क्या हो गया, अल्फा बीटा। ये इमेज आ गया कि नहीं, बताओ, इमेज आ गया कि नहीं। अगर मूल बिंदु से समतल का क्या बताना हुआ, इमेज बताना हुआ, प्रतिबिंब बताना हुआ, तो देखिए, तो आपने कितने क्वेश्चन सीखे, 5। अगर हमें समतल को अभिलंब रूप में बदलना हो तो हम 5 क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। पहला डायरेक्शन कोसाइन बता सकते हैं, दूसरा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बता सकते हैं, तीसरा मूल बिंदु से समतल पे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रान किया है उसकी डिस्टेंस बता सकते हैं, चौथा ये जो पाद है, ये जो फुट है उसका निर्देशांक बता सकते हैं, पांचवा उसकी इमेज बता सकते हैं। ठीक है, छठा मूल बिंदु से इमेज की डिस्टेंस भी बता सकते हैं, यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं बता सकते हैं।
अरे ये कितना था, √29 आया था, तो ये भी √29, तो कितना हो जाएगा, ओरिजिन से इमेज तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, OI क्या हो जाएगी, 2√29 नहीं हो जाएगी, बताओ। तो ये क्वेश्चन अगर प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना आता हो तो 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये मामूली सलूशन नहीं है और ये मामूली वीडियो भी नहीं है ना, समझ में आया ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, डाइजेस्ट हो नहीं पाएगा। वैसे भी 7 चीज़ें बता दिया हूँ, अब इतना डाइजेस्ट कर लो, यही बड़ी बात है ना।